आज हम अजातशत्रु पर बात करेंगे। अजातशत्रु का कार्यकाल जो है वो 492 ईस्वी पूर्व से 459 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगर हम अजातशत्रु के जीवन परिचय पर बात करें तो अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिंबिसार के साथ उनके संबंध कैसे थे, ये एक विवाद का विषय है। बौद्ध ग्रंथ जहाँ इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिंबिसार को अपने ही पुत्र अजातशत्रु के हाथों मरना पड़ा, और इस ग्रंथ की पुष्टि विनय पिटक ने भी की है और बुद्धघोष के कथन में भी हुई है। बौद्ध ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि अपने चचेरे भाई देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाया और थोड़े दिनों बाद उन्हें भोजन देना बंद कर दिया और यातनाएं दी गई, जिसके कारण बिंबिसार की मृत्यु हो गई। जैन ग्रंथों से पता पड़ता है कि बिंबिसार ने कारावास में आत्महत्या कर ली। महात्मा बुद्ध द्वारा अजातशत्रु को दिए गए उपदेशों में भी इस बात की पुष्टि होती कि अजातशत्रु पितृघाती थे। लेकिन विद्वानों का मानना है कि हो सकता है बिंबिसार दर्शक जो उनके पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और इसीलिए राज्य के लोभ के कारण अजातशत्रु ने अपने पिता को मरवा दिया हो और सिंहासन प्राप्त कर लिया हो। अजातशत्रु की मां कौन थी, ये भी एक विवाद का विषय है। अधिकांश विद्वान जहां इन्हें लिच्छवी रानी चेलना का पुत्र बताते हैं, इन्हें वैदेही पुत्र कहते हैं। वहीं जैन साहित्य जो है वो भी इनको वैदेही पुत्र मानते हैं। संयुक्त निकाय ग्रंथ जो है वो इन्हें प्रसेनजित की बहन कौशल देवी का पुत्र मानते हैं। तो कुल मिलाकर अजातशत्रु की मां कौन थी, ये एक विवादित विषय है। अब आता है अजातशत्रु का साम्राज्य विस्तार। अजातशत्रु निसंदेह एक महत्वाकांक्षी शासक थे, साम्राज्यवादी शासक थे, और वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण, अपनी साम्राज्यवादी भावना के कारण मगध के साम्राज्य का प्रसार करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल में जो उस समय की 3 मुख्य शक्तियां थी, कौशल, अवंती और वज्जी संघ, उनके साथ संघर्ष किया। तो सबसे पहले आता है कौशल से संघर्ष। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु का कौशल से संघर्ष का कारण बिंबिसार और अजातशत्रु के संबंध रहे। उनका कहना है कि अजातशत्रु जो हैं वो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी के पुत्र थे, और अजातशत्रु ने जो अपने पिता को दुख दिए, उन दुखों को देखते हुए उनकी जो बहन थी उनकी मृत्यु हो गई। और इसीलिए कौशल नरेश प्रसेनजित ने अजातशत्रु को जो काशी क्षेत्र दिया था वो वापस ले लिया। दूसरा कारण ये माना जाता है कि अजातशत्रु की बढ़ती हुई शक्ति के कारण प्रसेनजित जो हैं उन्होंने काशी वापस ले लिया। परंतु संघर्ष का मूल कारण जो है, हो सकता है कौशला देवी एक कारण रही हो, लेकिन मूल कारण जो है वो हमें मगध की बढ़ती हुई शक्ति ही लगता है, क्योंकि प्रसेनजित मगध की बढ़ती हुई शक्ति को सीमित करना चाहते थे। मगध की शक्ति जो है वो कौशल की राज्य सीमा से लगती थी और संबंध क्योंकि उनके बिगड़ चुके थे।
कुल मिलाकर इनके बीच संघर्ष हुआ और संघर्ष का प्रश्न जो था वो काशी रहा। संघर्ष काफ़ी समय तक चलता रहा। कभी प्रसेनजित को सफलता मिली तो कभी अजातशत्रु को, लेकिन दोनों ने अंत में सुलह कर ली, संधि कर ली और इस संधि के फलस्वरूप प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा जो है उसका विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया गया और काशी का क्षेत्र पुनः जो है वो पुत्री को दहेज के रूप में दे दिया गया और अब काशी पर मगध का स्थायी अधिकार जो है वो अजातशत्रु के समय में स्थापित हो गया। अजातशत्रु का दूसरा संघर्ष जो था वह वैशाली से था। वैशाली के साथ अजातशत्रु का संघर्ष क्यों हुआ तो इसके बारे में भी अलग अलग तर्क हैं, मत हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र और महाभग्ग में, जो कि बौद्ध ग्रंथ हैं, इस युद्ध का विवरण मिलता है। इसके अलावा जैन निर्यावली सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। कारण जो हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। जैन साहित्य कहता है कि बिंबिसार की रानी लिच्छवी जो कि चेलना थी, उसके 2 पुत्र थे, हल और बेहल। उनके पास एक बहुमूल्य हार था और प्रसिद्ध हाथी जो था, किसी में से चेतक नाम मिलेगा, किसी में से चेर्णक नाम मिलेगा, वो उनके पास था। अजातशत्रु की जो रानी थी वाजिरा, उन्होंने वो दोनों चीज़ें मांगी। अजातशत्रु ने मांगा लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और वो दोनों जो हैं वो अपने नाना के पास चले गए और क्रोधित होकर अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। ये जैन साहित्य कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ जो हैं वो ये कहते हैं कि मगध और वज्जी संघ के मध्य में गंगा नदी बहती थी और वहाँ पर बहुमूल्य रत्नों का भंडार था और इनके बीच बिंबिसार के समय में ये एक तरह से संधि कह लीजिए या ये एक तरह से एक समझौता हुआ था कि दोनों समान समान अधिकार पर रखेंगे, या दोनों मतलब आधा उनका होगा आधा उनका होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब संबंध बिगड़ गए तो वज्जी संघ जो है उन्होंने मगध को इनका उपयोग करने से मना कर दिया और इसलिए अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विनाश का निश्चय किया और लिच्छवियों के साथ संघर्ष किया। लेकिन युद्ध का कोई भी कारण रहा हो, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और युद्ध भयंकर रहा, काफ़ी लंबे समय तक चला। अजातशत्रु जो है उन्होंने सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीति और फूटनीति का भी सहारा लिया। कहा जाता है अजातशत्रु पहले पराजित हुए, पराजित होने के पश्चात वो महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं वज्जी संघ को कैसे परास्त करूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक 7 बातों का अनुसरण वज्जी संघ करता रहेगा तब तक आप उसे पराजित नहीं कर सकते। और उन 7 नीति में, बातों में जो थी वो थी कि भाई उनका प्रशासनिक व्यवस्था, उनका राजा, उनके लोगों की राजा के प्रति जो है एक तरह से बिल्कुल स्वामी भक्ति कह लीजिए। तो कुछ ऐसी बातें थी 7 जो कि बताई जब तक आप इनको काम ख़त्म नहीं करोगे तब तक आप वज्जियों को परास्त नहीं कर सकते। और इसलिए अजातशत्रु ने, अभी अतिशयोक्ति भी हो सकता है कि आम्रपाली जो कि उनके नर्तकी थी उसके साथ संबंध स्थापित किए और उनका जो महामंत्री था वत्सकार, उसको वहाँ 2.5 वर्षों तक छोड़ा कि वो लिच्छवियों में फूट डाले और उसने ऐसा किया और इसी के परिणाम स्वरूप लिच्छवी जो हैं वो अजातशत्रु से पराजित हुए और अजातशत्रु का अधिकार जो है वो लिच्छवियों पर हो गया। मगध साम्राज्य में लिच्छवी मिला लिए गए और प्राचीन भारत का एक प्रमुख गणराज्य जो है उसका अंत हो गया। और न केवल उसका अंत हुआ अपितु इस विजय के फलस्वरूप मगध साम्राज्य जो है उसकी प्रसिद्धि, उसकी
प्रभाविता वो बढ़ी और मगध साम्राज्य की नींव जो है वो पक्के रूप में स्थापित हो गई। ये वैशाली के संघर्ष रहा। अब आता है अवंती से संघर्ष। अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती से भी संघर्ष हुआ। अवंती से संघर्ष का उल्लेख जो है वो मंजिम निकाय ग्रंथ में भी मिलता है। उसमें कहा गया है कि अवंती राज प्रद्योत के आक्रमण से मगध राज्य को बचाने के लिए अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगृह के साथ साथ पश्चिमी सीमा का दुर्गीकरण करवाया था। कुछ विद्वान कहते हैं कि अजातशत्रु ने जिस ढंग से अपने पिता को मारकर सिंहासन हथियाया था, इससे अवंती राज प्रद्योत जो है उन्होंने अजातशत्रु को दंड देने के लिए मगध आक्रमण की तैयारी की थी। कुछ विद्वान कहते हैं कि भारत में एक छत्र राजा की उपाधि के लिए दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य था, क्योंकि अवंती अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था और इधर मगध अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन वो अनिर्णित रहा और इस संघर्ष से पूर्व ही अजातशत्रु की मृत्यु हो गई और अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो है उन्होंने फिर अवंती से आगे संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। तो ये जो है, लेकिन कुल मिलाकर अजातशत्रु के समय में मगध साम्राज्य की शक्ति जो है वो न केवल बढ़ी अपितु उस समय में एक मुख्य शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। अजातशत्रु का शासनकाल 25 वर्ष रहा और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनका शासनकाल 32 वर्ष रहा। बौद्ध ग्रंथ इस बात की को भी मानते हैं कि अजातशत्रु को उनके पुत्र उदाई के द्वारा मारा गया, लेकिन डॉक्टर जायसवाल इस मत का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि गार्गी संहिता में उदाई के लिए धर्मात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो पितृघाती कैसे हो सकता है। अब आता है अजातशत्रु का धर्म। अजातशत्रु के धर्म के बारे में भी जैन ग्रंथ जो हैं वो अजातशत्रु का झुकाव जो है वो जैन धर्म की ओर मानते हैं और बुद्ध धर्मावलंबी जो है वो अजातशत्रु का झुकाव जो है वो बुद्ध धर्म की ओर मानते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु राजा बनने के पश्चात अपनी रानी के साथ महावीर स्वामी के दर्शन के लिए गए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा और अंत में उन्होंने महात्मा बुद्ध से अपने अपराधों की क्षमा मांगी। अजातशत्रु द्वारा बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने के अन्य साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने भी यह कह के कि वो भी एक क्षत्रिय थे, मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, उन्होंने उनके अंश मांगा था और वो कुशीनारा पहुँचे थे इस बात के लिए और राजगृह में एक स्तूप बनाया था। न केवल स्तूप बनाया था अपितु उन्होंने अपने शासनकाल में पहली बौद्ध सभा जो है उसका आयोजन किया था राजगृह में। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर ले जाता है कि अजातशत्रु जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था या बौद्ध धर्म की ओर वो आकर्षित